वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। यदि आप चैनल पे नए हैं, ग्रुप में नए हैं, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को आप कंप्लीट करके फिर इस आप टॉप 25 पार्ट 2 का एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने टॉप फर्स्ट में 25 एमसीक्यूज को मैंने सॉल्व करा दिया और ये पार्ट सेकंड है जिसमें भी 25 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन नंबर का फर्स्ट फेज का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए काफ़ी आपके लिए बेटर होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स का आपका डेफिनेशन, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द नेचर, मैन मेड प्रोडक्ट्स, extracts from the environment, technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Option D, anything from which a product can be manufactured. ये चार ऑप्शन हैं, मैंने आपको बता दिया था रिसोर्स क्या होते हैं। इसका आंसर आप बताइए। जी हाँ, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी ऑप्शन सी होगा। यानी रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स एनवायरनमेंट से टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकाले जाते हैं जो इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी फिजिबल हो, उसके साथ साथ हमारे कल्चर में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो रिसोर्स कहलाते हैं, जिसका हम आसानी से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relation between। जो हमारे अगल बगल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो बदलाव है किसके किसके सहयोग से वो बदलाव होता है, किसके किससे संबंध से, रिलेशन से। फर्स्ट है नेचर एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, एनवायरनमेंट एंड नेचर, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नेचर। ऑप्शन बी नेचर, टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस। ये तीनों का जब इंट्रैक्शन होता है, तीनों आपस में जब इंट्रैक्ट करते हैं तब जाके हमारे रिसोर्स होते हैं वो एक रिसोर्स बनते हैं और हमारे एनवायरनमेंट से जो चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका हम अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन करते हैं इन तीनों के माध्यम से, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, हाउ डू ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट्स विथ नेचर? इंसान नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? ऑप्शन ए थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू नर्सरिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, थ्रू इंडस्ट्री, थ्रू एक्सपेरिमेंटल एडवांसेस। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा थ्रू नर्चरिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। मतलब इंसान एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसको मॉडिफाई करके ही इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ और अपने दैनिक और उसके बाद से अपने लाइफ में जो भी चीज़ एक्टिविटी जो भी करता है कहीं ना कहीं वो नेचर के इंटरेक्ट के साथ ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या जो संसाधन है नेचर के फ्री गिफ्ट हैं या एंड हाउ और हैं तो कैसे हैं? इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। इसका आंसर जी हाँ ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या? दे आर नॉट, वो हमारे रिसोर्स गिफ्ट नेचर के द्वारा दिए गए फ्री गिफ्ट नहीं होते हैं। एंड रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब आप कह लीजिए कैसे फ्री गिफ्ट नहीं मान सकते हम? जैसे मान लीजिए आपको नेचर क्या कोयला दिया है, तो क्या कोयला से हम डायरेक्ट किस चीज़ का बना सकते हैं? डायरेक्ट जला के डायरेक्ट जलाते हैं, उसे इंडस्ट्री चलाते हैं, उसे तमाम तरह के मशीन चलाते हैं, तब ना जाके उसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन कराते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम कहें हमको कोयला नेचर दे रहा है, कोयला से सब कुछ हो रहा है, डायरेक्ट हमको नेचर हमको कार दे रहा है, डायरेक्ट हमको नेचर एरोप्लेन दे रहा है, डायरेक्ट तो नहीं दे रहा है। वो कुछ बेसिक और कुछ जो बेसिक जो रिसोर्सेज हैं वो हमको दे रहा है, लेकिन हम उसको फंक्शन करके अपने ह्यूमन स्किल्ड का, ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करके, अपने फंक्शन का इस्तेमाल करके हम उसको एक रिसोर्स के माध्यम में तब्दील कर रहे हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं नेचर के फ्री गिफ्ट हैं। गिफ्ट तो हैं, मानते हैं गिफ्ट हैं, लेकिन यदि हम उसमें अपना स्किल और अपना टैलेंट अगर उसमें यूटिलाइज ना करें तो गिफ्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाउ आर रिसोर्स क्वालिफाइड? रिसोर्स को कैसे क्वालिफाई किया जाता है? मैंने इसको चारों का आंसर बताया है आपको, आप जानते होंगे, तो इसका आंसर आप खुद बता दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग
मतलब बांटा गया, इसका आंसर ये होगा। इससे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, इस तरह की चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बताया था, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये 3-4 काइंड्स में बताया था। उसमें आपका ऑप्शन ए आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी मैंने नहीं बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नहीं बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। आप जाके चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम? बायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं आप जानते हैं, इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स। ऑप्शन ए होगा, मतलब बायोस्फीयर जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो हमारे जो अगल बगल जो बायोस्फीयर है उससे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फ्लोरा एंड फना से हमारे बायोटिक रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर अबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन? अबायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? इसका भी आंसर आप दीजिए। जी हाँ, इसका आंसर होगा अबायोटिक रिसोर्सेज कंपोज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुओं से अबायोटिक रिसोर्सेज प्राप्त किए जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं से अबायोटिक रिसोर्सेज प्राप्त किए जाते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज किससे प्राप्त किए जाते हैं? निर्जीव वस्तुओं से एबायोटिक रिसोर्सेज प्राप्त किए जाते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर रीन्यूएबल एनर्जी, व्हाट आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ऑप्शन ए, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ऑप्शन बी, composed of non-living things. ऑप्शन सी, which can be renewed or reproduced by the physical, chemical or mechanical process. ऑप्शन डी, from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock. इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर दीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ठीक है, इसका आंसर बताइए आप। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। मतलब नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा अगेन एंड अगेन हम गेन कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 है, गिव एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मैंने रीन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल बताया जो कभी धरती से खत्म नहीं होने वाले हैं और उसका अगेन एंड अगेन हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो कह रहा है उसका आपको एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन ए, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एंड वाइन एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ऑप्शन सी, रॉक्स एंड मेटल्स। ऑप्शन डी, फ्लोरा एंड फना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स। इसका आंसर होगा सोलर एंड वाइड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, सोलर और वाइड एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाले, अगेन अगेन उसका हम यूटिलाइजेशन करते रहेंगे। पानी भी कभी खत्म नहीं, फॉरेस्ट भी खत्म होगा लेकिन अगेन हम फॉरेस्ट का प्लांटिंग इंक्रीज करा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ भी खत्म होगी और रिप्रोडक्शन के माध्यम संरक्षण कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन के माध्यम से उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? फ्लोरा एंड फाना, फिशेज, लाइव स्टॉक्स, सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, रॉक्स एंड मेटल्स। इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स आप। इसका आंसर होगा मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन सी। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स ऐसे रिसोर्स हैं जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो पुनः हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस आर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द ओनरशिप? ओनरशिप के अकॉर्डिंग रिसोर्स इसमें से कौन कौन है? मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप जानते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज गाइज, इंडिविजुअल रिसोर्स। ऑप्शन ए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? किसी एक आदमी के हाथ में, एक पर्सनल, एक निजी आदमी की, एक आदमी के हाथ में जो रिसोर्स होता है उसे बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। लाइक जैसे मान लीजिए आपकी जो प्राइवेट गाड़ी है, आपके बाइक है, आपके मोबाइल हैं, आपके घर हैं, आपके जो फील्ड्स हैं, वो सब प्राइवेट और इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड बेस्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12, गिव द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। देखिए, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑप्शन ए, पब्लिक पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स। ऑप्शन बी, प्लॉट्स एंड हाउसेज। ऑप्शन सी, एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट। ऑप्शन डी, फ्लोरा एंड फौना एंड फिशरीज। इसका आंसर आप जानते होंगे काफ़ी आसानी से। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा।
क्या पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, ये सब क्या है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जिस पे एक आदमी का उस पर अधिकार नहीं होता है, उस रीजन में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं सारे लोगों का उस पर अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का आपको एग्जांपल बताना है, मैंने काफ़ी आसानी से समझा है और आप जानते भी होंगे। प्लॉट्स, हाउसेज नेशनल नहीं हो सकते हैं, पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स नहीं हो सकते, कम्युनिटी ओन्ड अभी प्रीवियस क्वेश्चन था। ओशनिक रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है आपके नेशनल रिसोर्स। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। जो अपने देश में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, अपने देश में जो पानी पाई जाती है, जो वाटर, जो जल संसाधन है, और उसके पास से जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, जो लैंड रिसोर्सेज है, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। यू ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 14, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आंसर बताइए। आइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो विच आर फाउंड इन रीजन, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे पाए जाते हैं लेकिन अब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, अब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल के अकॉर्डिंग उसका हमको अभी तक पैसे नहीं हम लोग के पास उतना उसको निकालने के लिए, लेकिन पोटेंशियल है हमारे दिमाग। जैसे मान लीजिए आप जब बड़े हो जाइएगा या 10th में पढ़िएगा, सॉरी 10th का 12th या फिर यूपीएससी या किसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिएगा, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, जो साउथ भारत की जो नदियाँ हैं, उस साउथ भारत की जो रिवर्स हैं, उसके जो रिवर बेसिन है, उस रिवर बेसिन में कोयले और फॉसिल फ्यूल्स के इतने ज़्यादा वहाँ पे भंडार है, इतने ज़्यादा भंडार हैं, लेकिन अभी हम उसको निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे निकालना काफ़ी महंगा पड़ जा रहा है। निकाल तो सकते हैं लेकिन काफ़ी महंगा पड़ जा रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप गाइज आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप आंसर जानते होंगे। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड विच कैन बी रिन्यूड और not been utilized। ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सर्वे कर लिए गए हैं, ठीक है, जो अब तक सर्वे किए जा चुके हैं और क्या बोलते हैं उसका यूटिलाइजेशन हो गया है, वो हमारे आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन इसलिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऑप्शन ए, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऑप्शन सी, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज। सॉरी, ऑप्शन डी, सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप इसका आंसर आप दीजिए। जी हाँ, आपका आंसर सही है, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। पर ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे बीच मौजूद हैं, स्टॉक हैं, हम जानते हैं, लेकिन अब तक हम ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है जिससे इस रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्स का यूटिलाइज किया सके। एज एग्जांपल आप जानते हैं आज के ज़माने में हाइड्रोजन कार आ गई, हाइड्रोजन से चलने वाली कार है, हाइड्रोजन से चलने वाली तमाम तरह की जो मशीन्स हैं, उसके ईंधन है, सॉरी, इन मशीन्स का निर्माण हो चुका है। लेकिन आप बताइए, आप जानते हैं जल जो होता है उसका केमिकल फार्मूला, रासायनिक फार्मूला होता है H2O, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक, लेकिन क्या आपके पास ऑक्सीजन को अलग कर ले, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो आप जानते हैं समुद्र जो महासागर है काफ़ी बड़े हैं, 97 पर आपका हमको लगा 97% समझिए पानी ही पानी है समुद्र में। तो उस पानी में से, उस वाटर में से हम हाइड्रोजन अलग कर देंगे, ऑक्सीजन अलग कर देंगे। ठीक है, और उस हाइड्रोजन से हम अपने ईंधन और अपने दैनिक चीज़ों को हम उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे ऑप्शन सी, इसके आंसर थे, ऑप्शन सी आंसर था। व्हाट इज स्टॉक रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। व्हाट आर दिस प्रॉब्लम्स। करें इंसान
जो है सब कोई जानता है जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह एक जैसा नहीं है, इनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसका, रिसोर्सेज का। कहीं पे मान लीजिए लैंड है तो कहीं पे मान लीजिए वहाँ पे हिल है, कहीं पे हिल है तो कहीं पे बाढ़ आता है, कहीं पे सूखा होता है तो कहीं पे बाढ़ आता है, कहीं पीने पानी की दिक्कत होती है तो कहीं पे बाढ़ से लोग डूब के मर जाते हैं। तमाम तरह के रिसोर्सेज का भी यहाँ पर डिफरेंस है। तो वो मतलब लेट टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, यदि हम इसको सही से अगर यूटिलाइज नहीं करते हैं डिस्क्रिमिनेट है तो उससे क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसका आप आंसर दीजिए। Not well planned use of these resources, wastage of resources, not many problems, accumulation of resources in few hands। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कह रहा है रिसोर्सेज तो हम मानते हैं इनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन जो इनइक्वल रूप से नेचर जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लेकिन पूरी दुनिया के जो 5 to 10% दुनिया के सबसे रिचेस्ट पीपल हैं वो 99% रिसोर्सेज का यानी 90% रिसोर्स का इस्तेमाल यूटिलाइज अकेले अपने स्वार्थ के लिए, अकेले अपने लाभ के लिए करते हैं। उनकी जैसे कंपनी या फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हुई, इस फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बड़े बड़े जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इससे जो चलने वाले जो जैसे मान लीजिए 5G टेक्नोलॉजी आ रही है उससे रेडिएशन निकलते हैं, 4G टेक्नोलॉजी से रेडिएशन निकलते हैं, मान लीजिए कितने भी इंडस्ट्री उससे निकलने वाले धुएं, उससे निकलने वाले गंदे गंदे पानी, ये हमारे पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर रही हैं। तो उन्हीं के पास वो सारे रिसोर्स का इस्तेमाल वही कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुट्ठी में ही सारे रिसोर्स का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं और पूरी दुनिया को उससे प्रभावित कर रहे हैं, ताकि तमाम तरह के डिजीज़, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन एक्सेट्रा तमाम चीज़ें को मिल रही है। तो ये थे मतलब कुछ हाथों में इकट्ठे थे, इसकी ही मतलब गंदे और कह सकते हैं पूरे हमको प्रॉब्लम से प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? हिंदी बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कर डेवलपमेंट शुड टेक अ प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन। कर ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है जो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए फ्यूचर जनरेशन के लाइफ को ख्याल में रखते हुए हम जो डेवलपमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका आंसर ऑप्शन सी था, आपने समझ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है गाइस? हम क्यों रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं? आइए इसका आंसर आप बताइए। बिकॉज ऑफ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज वी नीड टू थिंक टू फ्यूचर जनरेशंस, वी नीड टू कंसिडर मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human needs, the need to collect materials and resources and then using them accordingly। इसका आंसर दीजिए गाइस। आप जानते हैं हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो रिसोर्सेज का जो डाइवर्सिटी है सब जगह एक जैसा नहीं है, काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ पे रिसोर्सेज को देखती है, मतलब हर जगह रिसोर्स अलग अलग मात्रा में है। और इसका हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं पे पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से वहाँ लोग अच्छे से अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वही रिसोर्स की कमी होने की वजह से उन लोग का अस्तित्व खतरे में पड़ जा रहा है। इसलिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है ताकि हम इसका इस्तेमाल सही से कर सकें। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 20। व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स? इंडिया के लिए चाहे इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग किया गया उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसका आंसर दीजिए आप। डिफाइनिंग द नंबर ऑफ रिसोर्स, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ऑप्शन सी। टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन, ऑप्शन डी। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशन एंड डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, इसका आंसर आप बताइए। हमारे इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं वो होते हैं सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट एंड द रिसोर्सेज, ऑप्शन ए होंगे, इसके ऑप्शन ए होंगे। ठीक है, नहीं ऑप्शन बी, सॉरी गाइज, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारे देश में जो रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत आता है पहले हम उसको सर्वे करते हैं, फिर मैपिंग करते हैं, फिर क्वालिटी उसका क्वालिटी देखते हैं, फिर क्वांटिटी देखते हैं, फिर एस्टिमेट करते हैं, फिर मेजरमेंट रिसोर्स, फिर उसका दोहन करना इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर बढ़ते हैं। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? कह रहा है रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंजर्व द रिसोर्सेज, हम रिसोर्स को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? वाई? ऑप्शन ए, सो दैट दे डू नॉट गेट वेस्टेड, ताकि वो बर्बाद ना हो सके।
irrational consumption and overutilization of resources may lead to the socio-economic environment problems। या अगर हम अतार्किक रूप से रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे आने वाले समाज और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है और साथ साथ एनवायरमेंट भी तमाम तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ऑप्शन सी फॉर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology skill and institution setup। ऑप्शन डी फॉर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। आंसर दीजिए। क्वेश्चन था व्हाई इज कंजर्वेशन रिसोर्स इंपॉर्टेंट, रिसोर्स का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, अतार्किक रूप से अगर हम रिसोर्स का उपभोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अतार्किक रूप से उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में यही अतार्किक जो हमारे अतार्किकता है आने वाले टाइम में हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए तो प्रॉब्लम्स खड़े करेगी, साथ साथ हमारे समाज और आर्थिक दृष्टि से हमको इतना कमजोर कर देगा, हम तमाम तरह की दिक्कतों से फेस करेंगे। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। यूज फॉर कल्टीवेशन कह रहा है इसमें से कौन सी भूमि खेती के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती, आप जानते हैं, इसका आंसर दीजिए। ऑलरेडी एंड क्रॉप प्रोडक्शन, लैंड टू नॉन एग्रीकल्चर यूज लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्री, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड, ब्लैक सॉइल लैंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सॉरी, ऐसे लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजर, बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर फैलो लैंड्स, प्रतिभूमि या जो बंजर भूमि, उसका एग्जाम्पल आपको मतलब उसका इसमें ऑप्शन बताना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर होगा करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर। एक साल में भी कहीं खेती नहीं की जा रही है, वो जो भूमि बच जाएगी उसी को हम बोलते हैं फैलो लैंड्स। क्या बोलते हैं? फैलो लैंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का भी क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और 10 लाख में 1 मिलियन, तो 32 लाख में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वेस्ट लैंड इंक्लूड्स कर, वेस्ट लैंड मतलब बंजर भूमि या इनफर्टाइल भूमि के अंतर्गत किस भूमि को लाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। रॉकी, जिस लैंड पे रॉकी पर्वत हैं, एरिड बंजर भूमि है, डेजर्ट हैं, उस एरिया को हम वेस्ट लैंड एरिया में इंक्लूड करते हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया को ही हम वेस्ट लैंड इंक्लूड्स करते हैं। ओके गाइज, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा है। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और इसका एक पार्ट और मैं लाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाला है, ताकि इससे आप फेज़ 1 के CBSE एग्जामिनेशन में आप एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आप पढ़ते रहिए, अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, फिर हम नए चैप्टर CBSE का स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।